हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 15 के बारे में। दोस्तों, आर्टिकल 15 हमारे जीवन में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारे इक्विटी यानी कि समानता के दर्जा के बारे में बात करता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है, तो इसीलिए इसका संविधान विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से है और आर्टिकल 15 इसमें एक उच्च दर्जा हासिल करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाएं। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं @beinglaw_guy। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 15 ये कहता है कि आप किसी भी को भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते। हम किसी को धर्म, जाति, रंग या जन्म स्थान के बेस पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में कहा गया है। अब क्लॉज 2 में क्या कहा गया है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, क्लॉज 2A ये कहता है कि हम किसी को धर्म, रंग, जाति, लिंग या जन्म स्थल के बेस पर किसी को दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या मनोरंजन के स्थान पर जाने से नहीं रोक सकते हैं। इट मीन्स वी कैन नॉट restrict anyone on the basis of caste, religion, sex or place of birth for joining the company of the hotel, restaurant and other public places. And same as clause 2B ये कहता है दोस्तों कि हम किसी को भी इन्हीं जाति, रंग, भेद या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नदी का उपयोग करने से, कुएं में पानी पीने से या अन्य जल के संसाधनों से उपयोग करने से नहीं रोक सकते हैं। ये कहा गया है क्लॉज 2B में कि किसी को भी जन्म, जाति, रंग या सेक्स के आधार पर हम पब्लिक के लिए बनाए गए पानी के साधनों को पीने से या उपयोग करने से नहीं रोक सकते। अब दोस्तों, क्लॉज 3 की बात करते हैं। क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इसमें यह कहा गया है कि स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो वुमेन और बच्चों के लिए यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल एक्ट बना सकती है उनके गुड के लिए और उनको समानता का दर्जा देने के लिए स्टेट ऐसे प्रावधान कर सकती है जिनसे उनको बढ़ावा मिले और उनको प्रोत्साहन मिले। किनके लिए? केवल महिलाओं और बच्चों के लिए। ये कहा गया है क्लॉज 3 में आर्टिकल 15 के। अब हुआ क्या दोस्तों कि जैसे ही ये एक्ट की बात आती है तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये तो आप भेदभाव कर रहे हैं, आप महिलाओं को अलग दर्जे से तौल रहे हैं और पुरुषों को अलग दर्जे से तौला जा रहा है। क्योंकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो महिलाओं को फेवर करते हैं और पुरुष के लिए ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं किए गए। तो इसी क्लॉज को चैलेंज किया गया यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। तो दोस्तों, सरकार ने इस केस में अपना ये पक्ष रखा कि जी हाँ, ये भेदभाव तो है परंतु ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये भेदभाव है लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि इसमें महिलाओं को पुरुष के बराबर लाया जा रहा है। हम किसी को समानता तभी दे सकते हैं ना जब वो बराबर हो। पहले तो उनको बराबर लाना जरूरी है। इसी कारण सरकार द्वारा कहा गया जी हाँ, ये हम भेदभाव तो कर रहे हैं लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, इसे नेगेटिव नहीं माना जाएगा। तो इसी कारण इसी बेसिस पर गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए, जैसे कि लेजिस्लेचर में महिलाओं के लिए अलग से सिटिंग अरेंजमेंट किया गया। बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट लेके आया गया, यानी कि बाल मजदूरी के लिए बाल मजदूरी है जो वो बच्चे नहीं कर सकते, यानी कि 14 साल से नीचे की उम्र वाले बच्चों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया मजदूरी पर। तो ऐसे ही कुछ प्रावधानों के लिए आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 को बनाया गया कि कुछ स्पेशल एक्ट्स आप लाए महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं फिर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। दोस्तों, यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में अडल्ट्री के जुर्म में महिलाओं को सजा क्यों नहीं है, ये 497 को चैलेंज किया गया। मतलब कि सेक्शन 497 को चैलेंज किया गया और कहा गया कि अडल्ट्री के जुर्म में महिलाओं को पनिशमेंट क्यों नहीं है, ये तो भेदभाव है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, ये देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारी सोसाइटी में वुमेन की एग्जिस्टिंग पोजीशन को देखते हुए उन्हें ऐसी इम्यूनिटी जरूरी है। तो सेक्शन 497 में जो प्रोटेक्शन उन्हें दी गई है वो बिल्कुल सही है और ये आर्टिकल क्लॉज 3 में फॉल करेगी। तो दोस्तों, कोर्ट यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि ये प्रावधान जरूरी है
महिलाओं और बच्चों के लिए ऐसे प्रावधान की सख्त ज़रूरत है देश में, क्योंकि इससे महिलाओं और बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनके लिए कहीं ना कहीं ये सही रहेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की क्लॉज 4 के बारे में। दोस्तों आर्टिकल 15 की क्लॉज 4 अपने जजमेंट और केसों के लिए जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल 15 की क्लॉज 4 के बारे में। तो दोस्तों हुआ क्या कि स्टेट ऑफ मद्रास ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला और सभी मेडिकल कॉलेज में, स्टेट की सभी मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन कर दिया और कहा कि हम स्टेट की सभी मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन देंगे। और रिजर्वेशन की सीमा ये तय करी गई कि सभी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब कि चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, सभी को थोड़ा थोड़ा रिजर्वेशन दिया गया। तो इस गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया गया स्टेट ऑफ मद्रास वैसे चंपकम दुराई राजम में। तो इसमें कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, आइए देखते हैं। तो दोस्तों इस मद्रास गवर्नमेंट के ऑर्डर को कोर्ट ने कतई नकार दिया और ये साफ साफ कहा कि कम्युनल बेसिस पे, यानी कि जाति और रंग के बेसिस पे हम सभी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते और कोर्ट ने इस ऑर्डर को डिनाइड कर दिया पूरी तरह से। तो इसी कारण दोस्तों पहले आर्टिकल 4 नहीं था, इसी केस के बाद आर्टिकल 15 की क्लॉज 4 को जोड़ा गया। और आर्टिकल 15 की क्लॉज 4 में क्या कहा गया, आइए देखते हैं। दोस्तों क्लॉज 4 में ये कहा गया कि स्टेट को कोई भी शक्तियां नहीं रोक सकती हैं स्पेशल एक्ट और स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए, किनकी बढ़ोतरी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, यानी कि बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि SC ST या और भी वर्गों के बढ़ोतरी के लिए स्टेट के पास ऐसी इम्यूनिटी दी गई कि वो ऐसे प्रावधान कर सकती है जिससे SC ST बैकवर्ड क्लास या माइनॉरिटी के लिए कोई विशेष लाभ मिले और वह आगे बढ़ पाए। ये आर्टिकल 15 की क्लॉज 4 में कहा गया। तो इसी आर्टिकल 15 की क्लॉज 4 के कारण स्टेट ऑफ मैसूर ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला और कहा कि स्टेट के जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें हम रिजर्वेशन लागू करेंगे। और वो रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार लागू किया गया, आइए देखते हैं दोस्तों। तो उसमें यह कहा गया कि बैकवर्ड क्लास को 28%, मोर बैकवर्ड क्लास को 22%, SC को 15% और ST को 3%। दोस्तों इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो स्टेट का रिजर्व सीट थी वो 68% हो गई और जनरल कोटे के लिए केवल 32% सीट ही बची। तो इस गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया गया MR बालाजी वैसे स्टेट ऑफ मैसूर में। और इसमें देखते हैं दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दी, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, आइए देखते हैं। दोस्तों इस केस को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात निकल कर आई पहली बार। जी हाँ दोस्तों, पहली बार कोर्ट ने जजमेंट दिया कि रिजर्वेशन की लिमिट 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि कोर्ट ने एक सीलिंग लिमिट तय कर दी कि आप रिजर्वेशन जिसको देना है दीजिए, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने यह कह दिया कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सीड द लिमिट ऑफ 50, यानी कि 50% से ज़्यादा सीटें रिजर्व नहीं हो सकती, इससे अधिक सीटें रिजर्व आप नहीं कर सकते। उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास को एक ही नज़रिए से देखा जाए, यानी कि उन्हें एक ही माना जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बैकवर्ड क्लास मस्ट बी डिफाइंड एज द सोशली एंड इकोनॉमिकली बेसिस, मतलब कि हम बैकवर्ड क्लास ऐसे नहीं कर सकते कि वो पिछड़ा है, अगर वो करोड़पति है तो उसके पैसे या उसकी आय या उसका बिजनेस व्यापार हर चीज़ देखा जाएगा, तभी उन्हें बैकवर्ड क्लास माना जाएगा। केवल जात के आधार पर या फिर रहवासी इलाकों के तौर पर हम उन्हें बैकवर्ड क्लास नहीं मान सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल कम्युनल बेसिस पर या कास्ट के बेसिस पे हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, हमें पॉवर्टी, क्लास, बिजनेस सब कुछ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कोर्ट ने कहा किस केस में दोस्तों, MR बालाजी वैसे स्टेट ऑफ मैसूर में। इस केस से दोस्तों सबसे बड़ी मुख्य जो बात निकल कर आई, कोर्ट ने एक सीलिंग लिमिट तय कर दी कि हम 50% से ज़्यादा स्टेट रिजर्वेशन नहीं दे सकती। अब दोस्तों कोर्ट के इस जजमेंट को चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो इसमें जो कोर्ट ने फैसला दिया वो थोड़ा सा मिला जुला ही था। कोर्ट के जो पिछले ऑर्डर थे वो सब मान लिए गए MR बालाजी के केस वाले, बस कुछ केवल 2 सजेशन दिए कोर्ट ने और वह बात कही। कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, केवल हम कास्ट के बेसिस पर भी रिजर्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे पिछड़े लोग हैं जिनके पास सभी संसाधन होने के बाद भी उनको वह सम्मान नहीं मिलता है,
कुछ बैकवर्ड क्लास लोगों को, इसलिए कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, हम कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन दे सकते हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा कि मोर बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास दो अलग अलग चीज़ें हैं, उन्हें हम एक साथ नहीं रख सकते। तो बाकी कोर्ट ने उनके एम आर बालाजी केस के जजमेंट को पूरा मान लिया, बस केवल ये 2 सजेशन पर चेंज करने को कहा। अब दोस्तों इसी के कारण आया क्लॉज 15 के क्लॉज 5 में आ गया, मतलब कि क्लॉज 5 को जोड़ा गया आर्टिकल 15 में। अब इसमें क्या कहा गया दोस्तों, आइए देखें। अब दोस्तों क्लॉज 5 में क्या कहा गया कि स्टेट को ऐसी पावर या ऐसी अथॉरिटी दी गई कि वो बैकवर्ड या SC/ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरी में, यानी कि रोजगार में ऐसी इम्यूनिटी दे सकते हैं, उनके लिए अलग से प्रावधान कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यही बात तो आर्टिकल 15 की क्लॉज 4 में कही गई थी और यही बात आर्टिकल 15 की क्लॉज 5 में कही जा रही है। जी नहीं दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग है। आर्टिकल 15 की क्लॉज 4 में हर जगह उन्हें रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, जबकि आर्टिकल 15 की क्लॉज 5 में केवल शैक्षणिक और रोजगार के लिए उन पर अलग से रिजर्वेशन देने की बात कही गई। और ये इम्यूनिटी किसे दी गई दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट को दी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। तो इसी कारण दोस्तों आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 आया। अब दोस्तों अभी ये बहुत ही चर्चा में रहा आर्टिकल 15 का क्लॉज 6। अभी कई लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होगी शायद। अभी जनवरी 2019 में 103 अमेंडमेंट के द्वारा देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया शैक्षणिक और रोजगार के क्षेत्र में, यानी कि ए 10% रिजर्वेशन गिवन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द अपर कास्ट, यानी कि सवर्ण वर्ण को 10% आरक्षण दिया गया शैक्षणिक और रोजगार के क्षेत्रों में। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 15। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हमारी पिछली वीडियो को भी जाकर देखें। आपको आगे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।